अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, बात जनूबी पंजाब की हो, सराइकी इलाके की हो, तो उसकी ज़रूरी मईशत की भी बात होगी, और ज़रूरी मईशत की बात होगी तो उसमें कपास की बात लाजमी होगी। और इस वक्त जनूबी पंजाब में पिछले चंद सालों से कपास की फसल जिस बहरान का शिकार है, क्या वो बहरान इस दफ़ा कुछ टल सकता है? यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है कि जो ज़वाल पज़ीर ये पैदावार है उस तरफ, तो क्या कहीं वो थमेगी? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद महमूद साहब, जो डायरेक्टर हैं सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के। हमारे साथ हैं असमत शाह साहब, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स के। और हमारे साथ हैं मोहम्मद इलियास साहब, जो कपास के काश्तकार हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप क्या देख रहे हैं कि इस दफ़ा इस वक्त तक कपास की जो फसल है वो कहाँ खड़ी है, कैसी है, और आप आने वाले जो चंद हफ्ते हैं, अगर हम 8 से 12 हफ्तों की बात करें, तो आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से जो पोजीशन थी वो बेहतर है, यानी कि एक प्लांट पॉपुलेशन बेहतर है और दूसरा इंसेक्ट्स का अटैक भी कोई ख़ास नहीं है अभी तक। सिर्फ जेसिड या थ्रिप्स का कहीं कहीं देखने में आ रहा है, तो आम तौर पे वो नहीं है। तो अब तक मौसम भी फेवर करता रहा है। तो जो एरिया थोड़ा सा पंजाब में कम हुआ है, इसी हिसाब से सूबा सिंध में ज़्यादा हुआ है कुछ, और केपी के बलूचिस्तान इनमें भी एरिया पहले से ज़्यादा हुआ है। सर, तो हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह ताला, अगर ऐसा ही कोई बेहतर मौसम साथ देता रहा, अल्लाह ताला की रहमत रही, तो हम वो टारगेट जो रखा हुआ है उसको अचीव कर लेंगे। अच्छा, इस दफ़ा टारगेट तो ज़्यादा यही है कि हम मेंटेन कर जाएं, जी जी, वही। सस्टेन कर हाँ जाएं, जी। कोई हौसला आ जाए कपास के जी काश्तकार जी। को। तो आप ज़ाहिर है, आप क्योंकि रिसर्च के जी माहिर हैं और उस्ताद हैं, बल्कि कॉटन में अथॉरिटी समझे जाते हैं, आप क्या समझते हैं, आपका और आपका इदारा किस हद तक होपफुल है कि कॉटन की जो रिवाइवल है उसकी बुनियाद एक दफ़ा फिर इस सीज़न से रखी जा सकती है? हाँ जी, इंशाल्लाह। कुछ 3 साल पहले ना हुकूमत ने मुझे ज़िम्मेदारी दी थी कि आप देखें इस मुल्क में कॉटन कम क्यों हो रही है। तो इस लिहाज से मैंने फिर चारों सूबों का भी विज़िट किया है, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी मीटिंग्स की हैं। तो जो आखिर पे एक निकलती है बात, वो ये है कि जो कॉटन का ग्रोअर है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही थी। मेन एक यही वजह है। जो बाकी हम वजूहात कहते हैं वो कुछ हद तक होंगी, लेकिन अगर सिर्फ उसका प्रॉफिट मेंटेन हो जाए, क्योंकि लाइफ है, अगर मसलन ये मोबाइल ही है, अगर इसका मुझे कोई कॉल ना सुनाए जी तो सर। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं सारा दिन इस एक पाव वज़न को उठाए फिरूं। तो यही हाल फार्मर के साथ है। तो वो उन्होंने बल्कि मुझे कहा है ऐसे ही, सब जहाँ जहाँ भी लोग थे, कि अगर आप हमें उतना ही प्रॉफिट दे दें, मसलन जैसे शुगर केन से मिलता है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है लगाने के लिए, हम कॉटन लगाएंगे। तो कुछ थोड़ा और डिफरेंस आया है कि जो जोनिंग नहीं सही रह सकी। तो जो कॉटन है ये एक ज़ीरो फाइट प्लांट है, जो कि सहरा का पौधा है। इसको कम से कम नमी चाहिए और गर्म यानी खुश्क मौसम चाहिए। अगर हम इसको वो नहीं देंगे ना, जो मर्ज़ी कर लें, ये परफॉर्म नहीं कर सकता। सर। तो मेन जो वजह प्रॉफिटेबिलिटी कम होने की वो ये बनी है कि मसलन यही मुल्तान का एरिया है या लोधरा का एरिया, यहाँ 30-40 मन पैदावार ले लेना कोई मामूली बात थी, कुछ बड़ी बात नहीं थी। तो अब क्योंकि हमने इसके साथ दूसरी क्रॉप्स लगा दी हैं जो कि वाटर लविंग कह लें हम, तो उनकी वजह से एक माइक्रो एनवायरनमेंट भी चेंज हुआ। जो क्लाइमेट चेंज है वो तो पूरी दुनिया में हुई है, जो हमने किया है ये माइक्रो एनवायरनमेंट की चेंज की है। ये तो इस मगर ऐसे देखें कि अगर एक तरफ लगा हो शुगर केन, दूसरी तरफ मेज़ हो, तीसरी तरफ राइस लगा के, दरमियान में 1 एकड़ कॉटन का लगा के हम दूसरों पे ब्लेम दें कि दवाई सही नहीं है, बीज सही नहीं है, तो ये गलत बात है। तो इस सूरत में पैदावार नहीं आ सकती। सही। तो इसको हमें वही एनवायरनमेंट देना चाहिए जो इसको रिक्वायर्ड है। मैं अभी मिसाल दे दूं कि जो बहावल नगर, हरूनाबाद और ये साइड है, वहाँ एवरेज भी तकरीबन 35 मन है और कोई ख़ास स्प्रे भी नहीं, 1 से 2 स्प्रे करते हैं। तो अब मैंने विज़िट किया है सब एरिया में, तो बस यही कह लें कि छतें रह गई हैं जहाँ कॉटन नहीं लगी, बाकी हर जगह पे लगी हुई है।
कॉटन है। जी मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस एरिए में ख़ास में मुल्तान डिवीज़न में जी अगर आप देखते हैं तो वो एक शिफ्ट इस वजह से है कि मल्टी क्रॉपिंग हो गई है। हाँ जी आपने कॉटन की जो जोनिंग समझी जाती थी क्लाइमेट के हवाले से, आपने उसे ब्रेक किया। और बिल्कुल तीसरा ये कि अब नया एरिया डेवलप हो रहा है हाँ जी कॉटन के हवाले से जो आप देख रहे हैं, जी अब वो बहावलपुर डिवीज़न है। वो बहावलपुर हरमनाबाद भी बावल जो नगर। बलूचिस्तान में भी बढ़ा है, इसी वजह से एरिया बढ़ा है कि वहाँ भी पैदावार ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि वहाँ ये एक सिस्टम नहीं है जो हमारे यहाँ के मल्टी क्रॉपिंग नहीं है अभी नहीं। ऐसे। तो इसी तरह हम अभी जो ये वाला एरिया है पोठोहार का, उसमें भी कर रहे हैं शुरू। अच्छा, हाँ जी, तो इंशाल्लाह वो भी एरिया ऐड होगा। ये तलागंग वाली साइड जो चकवाल तंग चकवाल तलागंग, हाँ जी मैंने ट्रायल लगाए हुए हैं उधर भी। अच्छा। तो लेकिन अजीब बात है कि वहाँ कॉटन तो नहीं है, लेकिन पिंक बोजर्म वहाँ भी मौजूद था जो पिछले साल ट्रायल थे ना। तो क्योंकि वो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हम बलूचिस्तान में भी लगा रहे हैं तो हमें इसको मैनेज अभी से करना पड़ेगा। कि पर वहाँ और कुछ ना। हाँ मेरा तो उसको कहते हैं ना, वहाँ नहीं इंसेक्ट, कॉटन नहीं थी इसलिए इंसेक्ट भी नहीं थे। कॉटन इस इंसेक्ट्स को कौन सा वीज़ा चाहिए वहाँ जाने के लिए, जो वो रुका रहेगा सही। उसने चले जाना है। तो ये मैंने देखा कि हालांकि तलागंग में कहीं नहीं कॉटन थी, ये चकवाल में। हाँ लेकिन तो पिंक जो बॉल पिछले वहाँ साल पर। ट्रायल था ना, मैं एंड पे गया तो वो डैमेज था उतने, अच्छा। वो कहीं से गया ही है। इसी तरह लाहौर में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, सही। इसका बिल्कुल कंटेन्ड एरिया है। हाँ। तो वहाँ मैंने विज़िट किया, वहाँ भी वो मौजूद था। तो ये इंसेक्ट्स को हम वैसे तो नहीं कंट्रोल कर सकते, मैनेज कर सकते हैं। सही सही। अच्छा, आपने इम्पोर्टेंट बात की कि कैसे मैनेज कर सकते हैं इंसेक्ट्स को। तो असम शाह साहब, आप क्योंकि आपका डिपार्टमेंट इसी हवाले से ज़्यादा देख रहा होता है कि कौन सी सुंडी, वायरस और मक्खी का हमला है, वो किस हद तक है, क्या आप तजवीज़ भी करते रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा इस वक्त तक जो कॉटन मौजूद है खेतों में, उस पर किस चीज़ का इस वक्त तक अटैक है? आप क्या रहनुमाई कर सकते हैं कॉटन ग्रोअर की, और आपने पिछले सीज़न के तजर्बात को देख के आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले जो 4 से 12 हफ्ते हैं वो क्या हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिजवानी साहब। जो कॉटन की मौजूदा सूरत हाल है पेस्ट के हवाले से सर। वो, क्योंकि हमारा रेगुलर पहला फीचर यही है पेस्ट वार्निंग का कि पेस्ट सर्वे करते हैं, ओवरऑल पेस्ट सिचुएशन हम बता देते होते हैं। उसमें यही है कि इस वक्त जो एफर्ट्स हो रही हैं फ्रॉम सेक्रेटरीट टू लोअर लेवल, उसमें हमने थोड़ा सा फार्मर को अवेयरनेस दी है कि ना आपने बिला वजह स्प्रे नहीं करना, और ख़ुसूसन जो पेस्टिसाइड का स्प्रे है वो बिला वजह नहीं करना। जी सर। ठीक है ना। और इसी एफर्ट की वजह से ये हम पहली दफ़ा इस दफ़ा अचीव कर रहे हैं कि हमारी जो वाइट फ्लाई की जो इन्फेस्टेशन है कॉटन के ऊपर मौजूदा, वो इस वक्त बिलो ATL है तकरीबन तमाम एरिया में। हम खुद अभी एक्सटेंसिव टूरिंग में हैं डायरेक्टर साहब के साथ। तो जैसे अभी साहब ने बात की है कि वो हरुणाबाद वाली बेल्ट, भावल नगर वाली बेल्ट, वो सारी मैं कल घूम के आया हूँ। अच्छा सर। ठीक है। और लोधरा और मुल्तान, ये सारी तो खुद मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में भी हैं, और बाकी हमारे पास ओवरऑल जो पूरे साउथ पंजाब से रिपोर्टिंग आ रही है। जी। जो सबसे बड़ा मसला होता था सफ़ेद मक्खी होता था, उसके ऊपर इस वक्त तक स्प्रे शुरू हो जाया करते थे, 2-3 स्प्रे फार्मर कर दिया करता था। उसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम क्या आता था सर? जो अनसीन प्रॉब्लम था बिहाइंड द कवर, कि वो जो हमारे बेनिफिशियल फौना था, जो प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स हमारे दोस्त कीड़े थे, वो इन इनिशियल स्प्रे की वजह से वो ख़त्म हो जाते थे। उसके बाद प्रॉब्लम ये बन जाता था कि या हम स्प्रे करेंगे तो फिर पेस्ट कंट्रोल होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो इस वक्त चूँकि ये सेक्रेटरी ज़राअत साउथ पंजाब और जो पंजाब वाले हैं उनकी खुसूसी डायरेक्शंस और महकमा ज़राअत की एफ़र्ट्स की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले पेस्ट बिलो ATL हैं, इकनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे हैं। थोड़ा सा इशू जेसेड का सबस तेले का आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी हम इनिशियली ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप जो है जो बोटेनिकल्स हैं, जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, कोड़ तुमे से लिया हुआ, तंबाकू से लिया हुआ, नीम से लिया हुआ, हींग से लिया हुआ, इसका स्प्रे कर दें शुरू में, ताकि हम थोड़ा सा इसको मैनेज कर लें। मैनेज ही कर सकते हैं, हमने इरेडिकेशन नहीं करनी होती। हमारा पर्पज़ ये होता है कि जो पेस्ट है वो बिलो ATL मैनेज हो जाए। जी सर। वो इस लेवल पे ना आए कि हमें नुकसान पहुंचाए। सर, अगर हम
इस काबिल रहते हैं कि हम ये जुलाई के पहले 2 हफ्ते गुजार लें विदाउट स्प्रे, इन्हीं बेनिफिशियल्स के साथ या कम से कम स्प्रे के साथ। मैं ये नहीं कहता कि स्प्रे करना ही नहीं है, नीड बेस्ड स्प्रे हो, जहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा अबव ATL चला गया, फिर आप करें, तो हमारे बेनिफिशियल्स कंजर्व हो जाएंगे। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने पॉइंट आउट किया कि गुलाबी एक हमारा प्रॉब्लम है, तो गुलाबी के ऊपर चूँकि पायरेथ्राइड्स होते हैं, पायरेथ्राइड्स करते हुए हम कभी आज तक ये नहीं सोचा कि इसने वाइट फ्लाई को फ्लेयर अप कर देना है सर। तो अगर हम ये इसके इनिशियल मराइल में इससे बच गए, बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा भी इससे जो है ना वो पेस्ट की सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगी और इंशाल्लाह हम जो है ना जो टारगेट दिया गया है उसको अचीव करने के काबिल होंगे। सही। अच्छा, आप इस दफ़ा कह रहे हैं कि जो आप उस प्रोग्राम को IPM कहते हैं, हाँ जी, IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, या उर्दू तो में उसको से सही तौर पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है इस दफ़ा अभी तक, और जो ग्रोअर है वो बात सुन रहा है। हाँ जी, ग्रोअर इस दफ़ा बात सुन रहा है और उसकी बहुत बड़ी रीज़न जो ये है कि हमारा साउथ पंजाब में जिस तरह एक सेटअप बन गया हुआ है, उसकी वजह से जो एक मॉनिटरिंग और सुपरविजन थोड़ी बहुत ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा है और उसकी जो एक मैसेज की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत दूर तक जा रही है। हमारे जो हाईएस्ट लेवल के सरबराहान हैं, सेक्रेटरी साहब समेत, सब फील्ड में होते हैं सर। तो उसका ये फ़ायदा खुद कम से कम personally, जनूबी पंजाब सेक्रेटरी का ये तो हुआ है कि कम से कम आपकी मॉनिटरिंग और सुपरविजन और ज़्यादा बढ़ गजूर गई है और कोऑर्डिनेशन बेहतर हो गई है। आप देखें ना, कोई भी एक इशू है कि ये वाइट फ्लाई है या क्या है, उसके ऊपर फौरी तौर पे कोई ना कोई टेक्निकल ग्रुप की मीटिंग हो जाती है, कुछ ना कुछ सिफारिशात मुरतब हो जाती हैं और टाइमली डिलीवर हो जाती हैं फील्ड में। सही कह रहे हैं। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं, अगर हम अलियास साहब, मोहम्मद अलियास साहब आप की तरफ आए हैं, तो ये जो एक मायूसी रेट की वजह से आप समझते हैं कि हुई है, इनकम नहीं मिल रही, प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो रही, हुकूमत की तरफ से उतनी सपोर्ट नहीं मिलती फार्मर को, अगर नुकसान की सूरत में जितना कपास के काश्तकार को पिछले सालों में भुगतना पड़ा है, इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं मुल्तान और उसके एरिए में, साउथ पंजाब में फसल को एज ए कॉटन ग्रोअर? ऐसा कॉटन ग्रोअर देखें तो अभी तक जो सूरत हाल है वो बेहतर है। मसला जो बनता है पिछले 3 सालों का अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो वो जुलाई अगस्त में जाके होता है। उस दौरान पेस्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, क्रॉप की डिमांड फर्टिलाइज़र होती है, इरिगेशन होती है। उसी दौरान जब फर्स्ट पिकिंग आती है वो उसकी केयर का एक अहम रोल अदा करती है। शुरू में तो पिछले साल भी रेट देखें तो अच्छा था, 5000 था, लेकिन वो जब वो उसकी फार्मर की फ़र्स्ट पिकिंग जुलाई अगस्त में आई, रूटीन कास्ट की जो काटन होती है उसकी फ़र्स्ट पिकिंग अगस्त में आ जाती है, वो उसकी केयर में अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि उस दौरान क्रॉप की डिमांड इरिगेशन भी होती है, इरिगेशन के चार्जेस, उस दौरान क्रॉप की डिमांड पेस्टिसाइड के दोनों यानी कि पिंक और सकिंग दोनों इशू होते हैं, दोनों प्रोडक्ट करने पड़ते हैं। उसी दौरान क्रॉप सेंसिटिव हालत में होती है, उसे फर्टिलाइज़र भी देनी पड़ती है। यानी कि अगर पर वीक चार्जेस काउंट करें पिछले साल के तो तकरीबन 7000-8000 पर वीक उस एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं फी एकड़ के। वो एक्सपेंसेस जो है ना वो फार्मर जो करंट सिचुएशन रेट के होते हैं उसके मुताबिक करता है। अगर उस दौरान फर्स्ट पिकिंग में और ओवरऑल सीज़न में आप फार्मर को बेहतर प्राइस दे जाते हैं, ये साल अगले साल के लिए बेहतरीन मिसाल साबित करेगा। ये मैं आपको एज अ फार्मर बता रहा हूँ, ये साल तख्ते वाली बात है, क्योंकि एरिया कम हुआ है, फार्मर पिछले 3 सालों से लगातार लॉस में जा रहे हैं। ये जो एग्जांपल के तौर पे फार्मर ने लगाई है काटन, इससे अगर हम सपोर्ट कर गए, अल्लाह पाक ने हमारा साथ दिया, पेस्ट कंट्रोल हुआ, प्राइस अच्छे मिले, ये अगले सालों के लिए बहुत बेहतर होगा। इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि इस दफ़ा तख्ता है, ये आपने एक ख़तरे की निशानदेही कर रहे हैं एज अ ग्रोअर? एज अ ग्रो इस तरह कह रहा हूँ कि फार्म काटन का एरिया जो पंजाब में कम हुआ है वो फार्मर बेनिफिट जो क्रॉप जिससे हासिल हो रहा था उस तरफ चला गया है, मेज़ की तरफ चला गया, राइस की तरफ चला गया, पोटैटो की तरफ चला गया। फार्मर रुकने वाला तो नहीं है, कब तक वो नुकसान बर्दाश्त करे, पिछले 3 सालों से वो आ रहा था। अब ये जो एग्जाम्पल के तौर पे लगे हैं एरिया आपका, या एरिया मैं समझता हूँ 50% कम हुआ है, ये अगर बेनिफिट दे जाता है फार्मर को, उसकी प्रोडक्शन अच्छी होती है, उसे बेनिफिट मिलते हैं, एक्सपेंसेस निकलते हैं, तो अगले साल खुद ब खुद फार्मर काटन की तरफ आएगा, क्योंकि ये ईजी क्रॉप है, ये मुल्की क्रॉप है। बिल्कुल सही। तो आप जो बात करें इस पर बात जारी रखते हैं, लेकिन नाज़रीन छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कपास की
फसल की इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उस पर और आने वाला जो चंद हफ्ते हैं और आने वाले 2-3 महीने हैं वो किस अंदाज में अहम है इस फसल के हवाले से। डॉक्टर जाहिद महमूद साहब, डायरेक्टर CCRI मुल्तान, आप क्या समझते हैं कि जो बात ब्रेक पे जाने से पहले अलियास साहब ने की कि तख्त या तख्ता कि जी कॉटन ग्रोवर जो इस दफ़ा खड़ा हुआ है, जिसने लगा ही लिया है, उसने सोचा हुआ है कि भाई अगर इस दफ़ा भी मुझे रेट नहीं मिलता और हम इसको प्रोडक्टिविटी हम इसकी बेहतर ना कर पाए तो हम ये जो ये अब लगी हुई है ये भी मुल्तान डिवीजन में कम से कम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये वाकई लोग, आपका क्या फील है? या मेरी ऐसी कोई राय नहीं है सर, क्योंकि अब भी उन लोगों ने लगाई है जिनको फ़ायदा होता है, तो वो यही लगाएंगे। ये अब कम से कम पे आ गया, तो अब तो बढ़ना है इसलिए। मसलन वही बात जो प्रॉफिटेबिलिटी की मैंने की थी कि अगर पिछले सालों में रेट नहीं मिला, मैं अगर 2018 की बात करूं, 19 की बात करूं कि जो पहली पिक आई थी तो एक स्प्रे का ख़र्चा था 3000 और कपास का रेट था 2200। राजनपुर और फाजलपुर ये एरिया सारा तबाह हुआ, दूसरे साल भी हुआ है, और वो इस वजह से हुआ है कि जो कुछ मिस मैनेजमेंट थी सर, कि उन्होंने जो डीलर्स हजरात दे रहे थे पेस्टिसाइड वो वाइट फ्लाई के साथ बाइफेंथ्रीन का के ये पिंक बोरन को कंट्रोल करने के लिए हर स्प्रे में डालते रहे। तो जो अगर पायरेथ्राइड यूज़ करेंगे हम तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है क्रॉप में जो कि वाइट फ्लाई को सूटेबल होता है, उसकी जनरेशन्स बढ़ने में या एग लेइंग में सब तरह वो फेवर कर रहा होता है। तो मेन वजह ये बनी थी। तो ये असल में है मैनेजमेंट। मसलन एक ही अगर सीड हम एक फार्मर को देते हैं तो उसकी पैदावार आती है 5 मन, वही अगर दूसरे को दूं तो उसकी आती है 50 मन। तो ये जो 45 मन का गैप है ये मैनेजमेंट का है। सही, अगर मैनेजमेंट सही कर लें, एक वो था जो जोनिंग वाला है, दूसरा मैनेजमेंट का है। मसलन हम कह रहे हैं पिछले 3 साल से कि ज़मीन काश्त के वक्त ज़मीन में कोई खाद नहीं डालनी, हम नहीं डालते, मैंने भी नहीं डाली, और हम अल्हम्दुलिल्लाह 50 मन तक पैदावार लेते हैं। सर, तो अगर आप पहले डाल देंगे तो एक तो वो अखराजात बढ़ेंगे, और जितनी भी जड़ी बूटियां हैं या ज़्यादा पौधे, मसलन पहले शुरू में 1 लाख पौधे होंगे, रखने हमने 18,000 हैं, तो वो सारे यूज़ करेंगे उसको, और जो नाइट्रोजन वाली है वो वैसे भी ज़ाया जाएगी, लेकिन पहले ज़रूरत भी नहीं होती। सर, हमने अभी यानी कि इसी महीने पहली दफ़ा खाद यूज़ की है और 2 से 3 बॉल लगे हुए हैं, 3-4 बॉल लग गए हैं। और स्प्रे जैसे अभी पहले जिक्र भी हुआ है कि अगर हम स्प्रे पहले ना करें तो वाइट फ्लाई 80% खुद कंट्रोल हो रही होती है, जो दोस्त कीड़े हैं उनकी मदद से, लेकिन जब हम स्प्रे कर दें तो वो पहले मर जाते हैं, फिर 100% हमें करनी पड़ेगी और वो हो नहीं सकेगी। तो इस वजह से फिर हम कभी कहेंगे कि ये इंसेक्टिसाइड जाली हैं, कभी किसी को ब्लेम देंगे, बीज को, लेकिन वो मिस मैनेजमेंट की वजह से। तो दूसरा अगर इसको ही हम डिले करके लेके जाएं तो अभी भी मैंने विज़िट किया है, तो जितनी अर्ली सोइंग है पंजाब में तकरीबन वहाँ पिंक बोरम का डैमेज है, किसी जगह 50% भी है। तो जो पिछले साल हमारी पैदावार डिक्लाइन गई है, क्योंकि फ्रूटिंग बहुत ही मैंने सारे विज़िट्स किए हुए थे, तो लेकिन जो तकरीबन 50% डैमेज था उसमें भी। तो लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि जी बॉल ओपन करने के लिए कोई केमिकल बताएं, तो मैंने कहा इंतज़ार कर लें। कहते नहीं, मैं कहा इसमें कोई होगा इंसेक्ट, कहते नहीं जी बता दें। मैं कहा चलो, तो लेकिन वो ओपन नहीं होंगे इसलिए कि जो डैमेज्ड हैं अंदर से, क्योंकि वो रुई को काट देता है, सीड को भी काट देता है, इसलिए वो होना नहीं। तो अगर हम इन दोनों की मैनेजमेंट रखें तो कोई इंशाल्लाह ताला मसला नहीं है कि हम अपने टारगेट्स अचीव कर लें। तो इसमें मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट सिर्फ ये है कि ये जैसे ही अंडे से निकलेगी गुलाबी सुंडी, वो तकरीबन 30 मिनट के अंदर किसी न किसी फ्रूटिंग पार्ट में चली जाएगी। तो अब आप जितना मर्ज़ी अच्छा स्प्रे करें, महंगा करें, सस्ता करें, कंट्रोल नहीं होना। सही, तो आपको इससे पहले इसकी मैनेजमेंट करनी है। सही, तो वो मैंने सब्सिडी का भी ऐलान किया, 2 साल से करते आ रहा हूँ, लेकिन ना कोई बेचने वाला है ना कोई सब्सिडी लेने वाला है। अच्छा, ये पोजीशन है। मतलब 200 मिलियन के पिछले साल था और 150 मिलियन इस साल रखा था। किस चीज़ की सब्सिडी? ये पीबी रोप्स इसकी मैनेजमेंट के लिए, पिंक बोरम के लिए कि पीबी रोप्स लगाएं फार्मर्स, तो पर एकड़ हमने 1000 रुपया सब्सिडी देनी थी उसके ऊपर। तो ना किसी कंपनी ने सप्लाई करने की हामी भरी है और ना फार्मर ने ख़रीदने की कोशिश की है।
तो पिछली दफ़ा भी मैंने पैसे वापस किए हैं, इस साल भी किए हैं। अच्छा। तो अब अगर कुछ लोग लगाएंगे तो हम मैनेज कर सकेंगे। तो दूसरा तरीका इसके लिए ये है कि अगर सेक्स फेरोमोन ट्रैप्स हैं वो यूज़ कर लें, वो अवेलेबल हैं कि जब फ्रूटिंग शुरू हुई है उस वक्त वो लगा दें 8 फी एकड़, सही। तो यानी कि 0% अटैक रहेगा। तो हम ये भी पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तो एक और टेक्नोलॉजी इस साल हमने इंट्रोड्यूस की है कि वो लीफ नाम रखा है LEEF, यानी कि लो एक्सपेंडिचर और एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो इसमें ये है कि हमने एक ही दफ़ा ज़मीन तैयार करनी है, फिर उसको कवर कर देना है। सही। तो इसमें कंसेप्ट ये है कि जो हमारा बार बार हल चलाने से और ज़्यादा हीट होने की वजह से ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ख़त्म हो जाते हैं, जी सर। उनको कंजर्व करना है। और उन्होंने ही जो अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे ज़मीन में मौजूद, उनको अवेलेबल फार्म में लाना है। तो वही पौधे यूज़ करेंगे और हमें खाद भी नहीं डालनी पड़ेगी, स्प्रे भी नहीं करनी पड़ेगी और पानी भी कम से कम लगाना। तो ये पहुंचा आपका? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब सेक्रेटरी साहबान और उनको विज़िट करवा दिया, सर। तो सब ने उसको अप्रिशिएट किया है और ये रिज़ल्ट भी सही है। अभी भी मैंने 22 मई का पानी लगाया हुआ है उस फील्ड को। ये बेड सोएंगे, आप देखें 1 महीने से ज़्यादा हो गया। सर। तो उसके साथ जो क्रॉप उसी दिन की, उसको 4 पानी ज़्यादा लगे हैं। तो पानी की तो बचत ये है। फिर जो खाद की है वो भी उतनी, अगर कुछ भी ना हो ना, पहले साल हम 50% इसमें जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है वो कम करेंगे। अच्छा। हाँ जी, और ये पौधे भी हेल्दी हैं। ये सब तो तजर्बा भी कर रहे हैं आप इसका? ये कर दिया है इंशाल्लाह, ट्रायल भी लगा दिया है, फोटाबास में भी लगवाया है उस साइड पे और एक हमारे पास है। सही। तो असल इसमें ये भी है कि जो हमारा कॉटन प्लांट का टेम्परेचर है वो हमारे जिस्म जितना ही होता है, यानी कि 37 है तो हमारा 37 है उसका भी। लेकिन जो ज़मीन है ना उसका 70 तक होता है। तो अगर मौसम ठंडा भी है ना फिर भी 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो वो पौधा उस टेम्परेचर से बचने के लिए एनर्जी सर्फ कर रहा था, वो एनर्जी हमने बचाई है बिल्कुल सही। कि वो उसके मल्चिंग के नीचे उतना ही टेम्परेचर है जितना पौधे का होता है। तो वो एनर्जी अपने आप को कीड़ों से बचाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस साइड पे लगा रहा है। तो जिसकी वजह से लोगों ने कॉटन छोड़ी है, हम उसको वापस लेके आ उसको रहे हैं, एड्रेस उनको कर उनके रहे हैं सारे कि वो address इंशाल्लाह करें। ताला। बिल्कुल। क्योंकि इसमें मैं थोड़ा बता दूं कि बाकी क्रॉप्स जिसका जिक्र कर रहे हैं वो इंडिविजुअली फ़ायदा दे सकती हैं लेकिन हमारी मुल्की मीशत को फ़ायदा नहीं देती। लेकिन आम काश्तकार माज़रत के साथ, बताता हूँ, आम काश्तकार को भी नुकसान होता है। वो अगर आप ना समझें, मसलन इसके ना होने की वजह से हमने लोन लिया है तो उसकी वजह से हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई, और प्राइस बढ़ने से जो इनपुट की प्राइस कहते हैं बढ़ती है सीज़न में 3 दफ़ा, वो इस वजह से बढ़ती है कि जी डॉलर ऊपर हो गया नीचे हो गया। तो वो हर फार्मर जो यूज़ कर रहा है उसको नुकसान हो रहा है किसी ना किसी तरह। सही। जी। तो जितनी हमारी फॉरेन एक्सचेंज है वो मेनली कॉटन से आती है, अब भी 50% से ज़्यादा सिर्फ कॉटन से इसके आती ऊपर तो ज़ाहिर है एक पॉलिसी लेवल के ऊपर तवज्जो देने की भी ज़रूरत है और फोकस करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से ग्रोअर को फैसिलिटेट किया जाए मैक्सिमम। वो ज़ाहिर है आपने जो एक डीप बात की है उसके, लेकिन आम ग्रोअर तो ये कहता है कि मेरे कोई पैसे ऐन या नहीं आए, मेरे को रोज़गार मिलने नहीं मिला, हुकूमत उस वक्त तो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही होती तो है। इस साल हम बहुत सी सब्सिडीज़ भी दी, मसलन वाइट फ्राई के लिए 6 अरब रुपए की सब्सिडी थी। हाँ, white कितनी, fly लेकिन कितनी मिली आम ग्रोअर को? नहीं, तकरीबन हमने सब काफ़ी यूटिलाइज़ हुई है। तो सीड के लिए भी दी है, वो 1200 रुपए की थी। तो इसी तरह ये पीवी रोप्स पे रखी हुई है हमने, जैसे कोई लगाएगा हम देंगे, वो मैंने देनी है। मैं लेकिन पीवी रोप्स अवेलेबल है? अवेलेबल हो जाएंगे डिमांड पे। डिमांड पे। लेकिन इतना टाइम है, किसी ने मंगवा के रख लिया पहले या नहीं? ये आ जाते हैं, वो कहते हैं हम एयर लिफ्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं, कंपनीज वाले कहते हैं। अच्छा, लेकिन कंपनी के पास कोई डिमांड नहीं है? इतना वेट नहीं है उसी पेस्टिसाइड के हिसाब से। अच्छा, तो ये आ सकते हैं किसी भी वक्त। असमत शाह साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिसके तहत कम से कम स्प्रे हो और उससे ज़्यादा हम दोस्त कीड़ों को बचाएं, जैसे आपने भी ब्रेक पे जाने से पहले कहा, जो फ़र्क है पिछले साल का और इस साल का कि इस दफ़ा थोड़ा सा तहम्मुल है। आप लोग गाइड कर रहे हैं, एक्सटेंशन गाइड कर रही है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं। आप समझते हैं कि अगर इस तरीके से रहता है और आप अपना आपका जो IPM है वो मैनेज कर जाते हैं और ये पीरियड निकाल जाते हैं, तो सफ़ेद मक्खी का आप समझते हैं कि जो आम तौर पे अगस्त में, मिड में या शुरू में जो
अटैक आता है मुसलसल बारिशों के बाद का, जो आप उससे भी बचा जाएंगे और उतना नुकसान नहीं होगा जितना पिछले 2-3 सालों में हो चुका है? बिल्कुल सर, इसमें आप सुन के हैरान होंगे कि वैसे पेस्ट वार्निंग का हमेशा से ये रेगुलर फंक्शन रहा है कि वो जो रेगुलर पेस्ट हैं उनकी मॉनिटरिंग ऑन अल्टरनेट होस्ट पे भी करता है। अल्टरनेट होस्ट का मतलब है कि मुतबादिल खुराक जो उसकी होती है। अब जैसे वाइट फ्लाई है, डस्की बग है, मिली बग है, इसकी हम सारा साल मॉनिटरिंग करते हैं कि ये मुतबादिल मेज़बान पौधे जो हैं उसके ऊपर इसका क्या क्या लेवल है। उससे हम फोर्स ही करते हैं कि इसका कार्टन के ऊपर क्या होगा, और उसको मैनेज भी करते हैं, लोगों को मशावरत भी देते हैं। तो इस दफ़ा जो हमारे सेक्रेटरी साहब का विजन है, उनका स्पेशल, आप देखें वाइट फ्लाई और पिंक बॉलवर्म को उन्होंने इतना सीरियस लिया हुआ है कि उन्होंने स्पेशल एक कैंपेन अल्टरनेट होस्ट की भी लॉन्च की हुई है। अब अल्टरनेट होस्ट पे भी वाइट फ्लाई मैनेज हो रही है, तो कर्टन पे किस तरह नहीं होगी इंशाल्लाह। देखिए ना, अल्लाह जब हम एफर्ट पुट करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। तो हम पूरी उम्मीद है कि इस दफ़ा ना सिर्फ हम मुतबादिल मेज़बान पौधे जो हैं उनके ऊपर भी इसकी पॉपुलेशन पे चेक रखेंगे, और इसकी जो मॉनिटरिंग है उसकी वजह से जो कॉटन के ऊपर इसका लेवल है वो बिलो ETL को रखने में हम कामयाब हो जाएंगे। और अगर हम ये जो क्रिटिकल पीरियड जैसे ये इलियास भाई ने फरमाया है, इसको हम अगर पास कर देते हैं ना विदाउट हैवी एक्सपेंसेस और मेंटेनिंग द बेनिफिशियल फाना, फिर वी विल बी एबल टू अचीव द टारगेट इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं अलिया साहब, आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा आपका जो ग्रोवर जो इस दफ़ा CCRI है या CRS है, CRI है, और जो पेस्ट वार्निंग है, सेक्रेटरी ज़राअत हैं जो पंजाब के, DG एक्सटेंशन है या डायरेक्टर एक्सटेंशन है, यहाँ पे ये जो इस दफ़ा कंपेन कर रहे हैं, आम कॉटन ग्रोवर तक वो मैसेज पहुँच रहा है? उसने उस मैसेज को उस सिंसेरिटी के साथ अडॉप्ट किया है कि उसको लगता है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने से वाकई वो होगा? जी सर, जो फार्मर है ना वो सुनने से नहीं सीखता जब तक उसको प्रैक्टिकली करके ना दिखाया जाए। इस ज़माने में जो पंजाब गवर्नमेंट ने या खुसूसन सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने एक अच्छा इकदाम किया, एक IPM प्लाट का इनकाद किया है हर सेंटर में। वहाँ पे फार्मर आ रहे हैं, देख रहे हैं, उस पर टोटल मरबूत तरीके इंसदाद के तहत प्रैक्टिस जारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरे फार्म पे उन्होंने IPM प्लाट लगाया है, उस पे ऊपर शुरू में 1 अप्रैल की वो काश्त थी, उसमें पेस्ट में थ्रिप्स का अटैक आया। उन्होंने कल्चरल प्रैक्टिस के तहत हल चला के उसको कंट्रोल किया, ना कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद थोड़ा बिलो ETL वाइट फ्लाई का और थ्रिप्स का अटैक आया। उन्होंने प्लांट मटेरियल के तहत रिकमेंडेशन के तहत, एक्सटेंशन एंड पेस्ट वार्निंग की रिकमेंडेशन के तहत कोर्टुमे का स्प्रे कराया जो पेस्टिसाइड का नहीं हुआ। इस तरह और फार्मर भी देख रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि देख के कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा स्प्रे हमने किया, उसके ऊपर कोर्टुमा, हींग और नीम के पत्तों का किया, जिससे हमारा थ्रिप्स वाइट फ्लाई अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल है। यहाँ तक ते 80 दिन की क्रॉप होने के बावजूद हमारा कोई पेस्ट नहीं था। जिसिड का अटैक आया, उसके लिए हमें थोड़ा सा मसला आया है। आज के दिन तक हमारी 90 दिन की क्रॉप है अल्हम्दुलिल्लाह। पर प्लांट ऑन एवरेज बोल की तादाद 18 से 20 है, जो कि कैश खड़े हैं। इसके अलावा पिंक का अटैक आया, वो भी हमने कल्चरल प्रैक्टिस के तहत शुरू में वो जो मंदानी नुमा मुतासरा फूल थे उनको सख्त किया, तोड़वा के तलफ कर लिया, जिससे न सिर्फ वो पिंक कंट्रोल हुई बल्कि नेक्स्ट अगस्त के लिए जो इसके प्रेशर डेवलप होना था उसको भी हमने मैनेज कर लिया। इसके अलावा जिस तरह सर कह रहे हैं सेक्स फेरोमोन ट्रैप, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किए बगैर उस IPM प्लाट के ऊपर हमने 5 ट्रैप पर एकड़ लगाए, जो कि पिंक के परवानों को सख्त कर रहे हैं, जो न सिर्फ मेरा फील्ड उससे कंट्रोल है बल्कि पूरे इलाके का एक जो है ना पेस्ट अटैक कंट्रोलर है। ये जो प्रैक्टिस है करके दिखाने वाली, ये बड़ी अच्छी है। इसके अलावा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो पहले डॉक्टर साहब ने बात की है गवर्नमेंट सब्सिडी की, एज अ फार्मर मैं उसमें जो पेचीदगियाँ थी उनको मैं पिछले साल सर जो वाइट फ्लाई के ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, करोड़ों रुपए थी, करोड़ों अरब रुपए, वो थोड़ा उसका जो है ना अमली इकदाम लेट जाके हुए, यानी कि वाइट फ्लाई का प्रेशर आया। अगर उस वक्त इसको फौरी तौर पे और बाआसान तरीके से फार्मर की दस्तरस तक आ जाता तो शायद फार्मर वाइट फ्लाई का प्रोडक्ट, जो छोटा फार्मर जो इसकी पहुंच में नहीं जा रहा था, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लेता, वाइट फ्लाई को मैनेज कर लेता। मेरी गवर्नमेंट पंजाब से और महकमों से यही गुजारिश है आज के प्रोग्राम से कि वाइट फ्लाई के ऊपर या पेस्टिसाइड के प्रोडक्ट के ऊपर या PB रोग के ऊपर
जो भी सब्सिडी देनी है बर वक्त फ़ौरन उसका इनकाद किया जाए और फार्मर में अवेयरनेस दी जाए और इसकी चैन को आसान से आसान किया जाए ताकि फार्मर उस तक पहुंच सके। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इकदाम होगा। सही। तो आप जो कह रहे हैं इसके बाद बात जारी रखते हैं। एक दफ़ा फिर आप ही की बात पे मैं एक दफ़ा ब्रेक लेनी पड़ रही है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कपास की फसल के हवाले से और इस दफ़ा डेस्क से ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर जाहिद महमूद साहब ने कहा कि जितनी भी ज़वाल पजीर होनी थी कपास की काश्त और पैदावार वो हो चुकी। अब तो एक हौसले वाली बात है, अब कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इस सीज़न से लग रहा है कि अब जो वापस कॉटन ग्रोवर है वो प्रॉफिट की वजह से भी और जो चैलेंजेस को रहे हैं उसकी वजह से वापस आ सकता है। तो मैं इससे पहले कि डॉक्टर जाहिद साहब की तरफ दोबारा जाऊँ, मैं अलियास साहब आपकी तरफ आता हूँ। जो ये बात डॉक्टर साहब ने की, क्या आप समझते हैं कि होपफुल है इस दफ़ा जो कंडीशन है, हुकूमत की सीरियसनेस है, जो डिपार्टमेंट्स आपको गाइड कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट आप मुख्तलिफ तजर्बे कर रहे हैं और आपकी फील्ड पे भी मुख्तलिफ प्रैक्टिस चल रही हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि कॉटन ग्रोअर कैसे वापस आएगा? मेरे ख्याल में वही है इंशाल्लाह। बड़ी इन सब की स्ट्रगल है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रिसर्च इदारों की। रिसर्च इदारों ने नई वैरायटियाँ भी फील्ड में दी हैं, वो भी अल्लाह करे अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, अच्छा उसमें प्रोडक्शन है। रिसर्च इदारे महकमा ज़राअत भी फील्ड सर्विस दे रहे हैं और मेरे ख्याल में एरिया थोड़ा होने की वजह से ज़्यादा काटन ग्रोअर को इस दफ़ा पिछली रूटीन से हट के फोकस किया जा रहा है और नीचे से लेकर हायर मैनेजमेंट तक का फोकस है। अल्लाह ताला साथ दे इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना पवस्तर है शजर से उम्मीद है बाहर रख। इस दफ़ा इंशाल्लाह काटन में बेहतरी आएगी। सर, पेस्ट वार्निंग की तरफ से आप क्या समझते हैं कि जो अभी भी अगर बहुत क्रूशल डेज़ हैं, आप समझते हैं कि जो आपका इंट्रैक्शन है विद द फार्मर्स ग्रोअर्स और उनके साथ और ख़ास तौर पे जो आप टूल्स यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम इंटरेक्ट करने के लिए कॉटन ग्रोअर्स को, और ख़ास तौर पे क्योंकि आपके इदारे का नाम ही पेस्ट वार्निंग है, तो आप कैसे पेशबंदी के तौर पे आप उन्हें कह रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए? इस दफ़ा जो आपका जो रिस्पॉन्स है वो पिछले सालों की निस्बत आपको कैसे लग रहा है कि ये मुख्तलिफ है? देखें जी, एक तो इसमें हमारी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन काटन के ऊपर है सेक्रेटरी साहब के रहनुमाई में, और दूसरा जो IPM जो प्लाट्स थे पहले सिर्फ पेस्ट वार्निंग इसको मैनेज करता था और वो हमारे एक तहसील में हम 2 लगाते थे, एक 12 एकड़ का और एक 25 एकड़ का। अब एक्सटेंशन के साथ कोऑपरेट करके वो तकरीबन हर मरकज़ लेवल पे जो है ना 1-1, 2-2 IPM प्लाट्स हैं। IPM प्लाट से ये होता है कि वो जो एक फार्मर को कंसंट्रेट करके उसको एग्जांपल बना के उसको प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं, वो इक्वली डिमॉन्स्ट्रेट हो जाती हैं कम से कम उस यूनियन कौंसिल में या गांव में, तो लोग उसको फॉलो करते हैं थोड़ा सा। जब वो अच्छी गुड प्रैक्टिसेस को ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे, IPM फार्म ज़्यादा हैं, तो उससे जो है ना उसका इम्पैक्ट भी उतना ज़्यादा दायराकार बढ़ जाता है। और ये तो हो गए 2 तरह के IPM फार्म, एक पेस्ट वार्निंग के, एक हमारा जॉइंट कोऑपरेशन विद एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, और तीसरा हमने मोटिवेट किया है प्राइवेट सेक्टर को कि वो अपने IPM फार्म भी डेवलप करें ताकि वो भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें कि हमारी कंपनी की ये गुड प्रैक्टिसेस हैं, ये हमने किया है और ये वाली यील्ड हमने उससे अचीव की है। तो इससे एक तो ना जो मैसेज डिलीवरी है मैसेज की तरफ, वो बहुत ज़्यादा हो रही है और इसका इंशाल्लाह अच्छा इम्पैक्ट आएगा। अच्छा इम्पैक्ट है। डॉक्टर जाहिद साहब, दोबारा आपकी तरफ इम्पॉर्टेंट इस सारी गुफ्तगू अगर हम सम अप करें कि जो चीज़ें इस दफ़ा फार्मर ये ग्रोअर आपको अपना फीडबैक दे रहा है, आप ख़ुद उन तक उनके तजर्बात से फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो क्या उनका मुशाहिदा क्या है इस दफ़ा, वो क्या देख रहे हैं और आपको क्या फ़ीडबैक दे रहे हैं। पेस्ट वार्निंग का इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट रिस्पॉन्ड लेवल है। आप क्या समझते हैं कि ये सारा जो इस सीज़न को फिर आऊँगा जहाँ से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था कि आप इस सीज़न को क्या समझते हैं कि कैसे कम बैक है कॉटन का इस सीज़न को? ये ऐसा, एक तो मैनेजमेंट पहले से बेहतर है, ये मिस मैनेजमेंट की वजह से ही ख़राब हो रही थी। तो दूसरा प्राइस भी इस साल बेहतर है क्योंकि प्रॉफिट के बगैर कोई
फ़ायदा नहीं अच्छा, चाहिए। आप मुलाजमे की बात करते हैं, थोड़ा सा मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि देखें मुल्तान डिवीज़न में मैनेजमेंट, रहीमिया खान में और बहावल नगर में मैनेजमेंट ज़ाहिर है वेदर की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, बलूचिस्तान में मैनेजमेंट तो मुख्तलिफ होगी। जी जी उसके ऊपर क्या हमारे जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो रोल है कि वो डिफरेंट एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स वो प्रॉपरली उस एनवायरनमेंट के मुताबिक गाइड करने की पोजीशन में होते हैं, ये प्रैक्टिस जो सब जगह चल रही है वैसे चल रही होती है? नहीं, उसके मुताबिक ही करते हैं, लेकिन मेन आप देखें कि उसको एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उस पौधे को आप दे रहे हैं तो उससे सारे इम्पैक्ट गलत हो जाने। मसलन उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाएगी अगर हम बगैर ज़रूरत के खाद देंगे, तो एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, एक उसकी जो इनपुट आउटपुट है वो भी कम हो जाएगी। जी सर। तो उस सूरत में इंसेक्ट्स भी बढ़ेंगे, फिर वो स्प्रे का खर्चा भी बढ़ेगा। तो इस वजह से जब मिसमैनेजमेंट में हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक दफ़ा सिर्फ एक स्प्रे में पानी की ज़्यादती करके देखी है, तो पूरा सीज़न जो मर्ज़ी कर ले कंट्रोल नहीं होता, ये मिसमैनेजमेंट है। मसलन वाइट फ्लाई के लिए लोग कहते हैं या दूसरे के जी अब क्रॉप की हाइट है 1 फुट तो इतना पानी यूज़ कर लें, 2 फुट है तो इतना कर लें, अब 5 फुट है तो आप 150 लीटर यूज़ कर लें। तो मैंने किया है, तो अगर एक ही दफ़ा कर लें तो पूरा सीज़न आप मैनेज नहीं कर सकते, जो मर्ज़ी कर लें। तो ये मिसमैनेजमेंट है कि उसमें कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं होती और एक वो टाइम होता है उसका, वो टाइम पे नहीं स्प्रे करते। मसलन अगर वाइट फ्लाई को करना है, सही कंट्रोल करना है, तो उसके लिए टाइम जो बेस्ट टाइम है स्प्रे का वो सूरज निकलने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद है। सही। क्योंकि वही उसका फीडिंग टाइम है, वही मेटिंग टाइम है। अगर आप उसको टारगेट करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आएगा 100%। अगर उसको छोड़ के करेंगे तो फिर लोग यही कहेंगे कि पेस्टिसाइड जाली है, कभी मशीन जाली है, कभी सीड जाली, वो फिर इस मद में देते रहते हैं इल्ज़ामात, लेकिन असल में वो मैनेजमेंट होती है। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सी ट्रेनिंग करवाई, बहुत ही करवाई हैं जो पहले कभी नहीं हुई, और वो हिस्से टारगेट भी किए हैं। मसलन ये रहीम यार खान टीजी खान से आगे जो ये मेन बेल्ट थे, बहुत पैदावार आती थी, लेकिन पिछले 3 सालों से वो ख़राब हो रहे हैं। तो वो अब भी मैंने 2 दिन पहले मीटिंग की तो वो बुनियादी गलतियाँ वही कर रहे हैं। मसलन थिनिंग नहीं करनी, अब 3-3 पौधे 4-4 इकट्ठे खड़े किए हैं, वो वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, लेकिन आपको वो कॉटन के बोल्स वो नहीं दे सकते। सही सही। तो ये सारी मिसमैनेजमेंट, गलत वक्त पे खाद, गलत वक्त पे स्प्रे, गलत वक्त पे पानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बेहतर मैनेजमेंट है। कुछ कुदरती वामल भी होते हैं जैसे कि मौसम कर रहा होता है, तो वो अभी तक बेहतर है, उम्मीद है बेहतर आपने जो रहेगा। पॉइंट उठाया, मैं इस पर लियाज साहब की तरफ जाता हूँ कि जी वाकई ये प्रैक्टिसेस हैं उसने भी तो नुकसान पहुंचाया है। जो कॉटन का आपने कहा कि देखा देखी करते हैं, जब तक अमलन नज़र ना आए चीज़ों को, तो कुछ आपके पास तो ज़ाहिर अच्छे साइंटिस्ट भी पहुंच जाते हैं, लोग भी पहुंच जाते हैं, लेकिन राजनपुर में या तो साहब राज में इधर होगा तो फिर कैसे करेंगे आप? उससे वहाँ का कॉटन ग्रो किस तरफ जाए, किससे पूछ के कर रहा होता है? वहाँ उनकी पहुँच में महकमा ज़राअत की शायद वो इतनी वो दस्तरस कम हो, तो वहाँ पे पेस्टिसाइड वाले होते हैं। ये एक प्रॉब्लम है जो इस साल पंजाब गवर्नमेंट ने ली है कि IPM की तरफ आ रहे हैं, कम से कम स्प्रे की तरफ मैसेज जो जा रहा है, ये इससे जो है ना सिर्फ पेस्ट को कंट्रोल किया जा रहा है, जब बल्कि इससे दोस्त कीड़े जो होते हैं उसको कंट्रोल किया जा रहा है। यही मैसेज अगर हमारा आगे की तरफ चला जाए, इससे अगर हमें सक्सेसफुली कामयाबी जो मिली आगे चला गया, तो ये बेहतर होगा। उन फार्मर तक, ऐसे इलाकों तक जहाँ तक ये मैसेज नहीं जा रहा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना चाहिए। सही। सरकारों को भी सब। सर पेस्ट वार्निंग क्या मैसेज स्ट्रांगली आगे पहुंचा पा रहा है, पहुंच रहा है? मैं सबसे पहले तो आपको ना मैसेज की जो फॉर्मेशन है उसका तरीकाकार भी बता दूं। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो जो कोई स्पेशल इशू आ जाए तो उसके ऊपर तो फ़ौरन भी एडवाइजरी कमेटी का इजलास तलब हो जाता है, और वैसे रेगुलर फंक्शन में 15 रोज़ की एडवाइजरी जारी हो रही है, और वो एडवाइजरी में तो कॉटन के तमाम एक्सपर्ट्स बैठ के जारी उसको करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, CCRI के नुमाइंदे, पेस्ट वार्निंग के नुमाइंदे, एक्सटेंशन के नुमाइंदे, अयूब एग्रीकल्चर के नुमाइंदे, ये सारे बैठ के उसको कंसोलिडेट करते हैं। उसमें बाकी स्टेक होल्डर्स भी शामिल होते हैं। वो इसलिए होता है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेके, और जो एक मैसेज है वो कंसेंसस के साथ एक ही हो और वही आगे डिलीवरी हो। इसमें गुज़िश्ता सालों में प्राइवेट सेक्टर भी हमारे साथ शामिल रहा है, वो भी इस मैसेज की फॉर्मेशन में हमारे साथ होता था, और मकसद सिर्फ एक था
कि कॉटन के फार्मर को एक मैसेज जाए ताकि वो कंफ्यूज ना हो। अब चूँकि दूसरा आ गया आपके मैसेज की डिलीवरी कैसे होती है। हमारा एक बहुत अच्छा मेकेनिज़्म है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के साथ, और हमारा अपना पेस्ट वार्निंग का है। एक बल्क मैसेजेस की फॉर्म में हम, हमारे पास फार्मर्स के नंबर्स होते हैं, हम उनको बल्क मैसेजेस करते हैं, एक वहाँ पे वो बल्क मैसेजेस हो जाते हैं। दूसरा, अब जो लेटेस्ट टूल्स हैं जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है और यूट्यूब वगैरह है, इसका भी बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ होता है। तीसरा, हमारा एक रेगुलर फंक्शन है कि ये फार्मर गैदरिंग्स और मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर भी इसको जो है ना प्रोपेगेट किया जाता है। पहले तो ये होता था कि यहाँ से लेके और राजनपुर के ज़राअत अफसर तक मैसेज पहुँचने में बहुत लेट होता था। अब तो एडवाइजरी कमेटी ख़त्म होती है और साथ ही पूरे पंजाब में मैसेज उसका रोटेट हो जाता है, व्हाट्सएप हो जाता है, और उसकी मॉनिटरिंग भी व्हाट्सएप पे हो रही है, और सेक्रेटरी साहब खुद उसके ऊपर कमेंट करते हैं, अच्छी अचीवमेंट पे भी करते हैं, बुरी अचीवमेंट पे भी करते हैं। सही। डॉक्टर जाहिद साहब, अगर हम इस सारी गुफ्तगू को सम अप करें, ये सीज़न कितना अहम है उसके नताइज कपास की फसल के मुस्तकबिल के हवाले से? मुख्तसर सा टाइम कदम। मुख्तसर इंशाल्लाह अब इसकी प्राइस भी अनाउंस होने वाली है। हाँ, स्पोर्ट प्राइस। हाँ, एक इंटरवेंशन प्राइस हम कहते हैं कि अगर उससे नीचे जाएगी तो गवर्नमेंट परचेज़ करेगी। तो पॉलिसी के लिहाज से जो टीसीपी के लिए आपके ख्याल में अच्छी प्राइस आ रही है कॉटन ग्रोवर के लिए? मैं हर दफ़ा 5,000 से कम कभी नहीं रखी। अच्छा। पिछले साल भी 5 रखी थी, अब भी तो इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगी। और टीसीपी को के लिए बजट में पैसे रख दिए गए हैं। अच्छा। तो इस साल डाउन नहीं होगी इसकी प्राइस। इसका मतलब है कि मिनिमम 5,000 प्राइस मिलेगी ही मिलेगी, इस दफ़ा 5,000 से ऊपर मिलेगी। और मुझे इसी पे है कि अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा और पहले की तरह हम बहाल हो जाएंगे। मेन एक यही वजह थी, मैंने तो पूरे मुल्क में देखी कि प्रॉफिट कम हो रहा था इस वजह से कि इनपुट के रेट 3 दफ़ा बढ़ते हैं, कॉटन का रेट वही रहता है। सही सही। तो इस साल टीसीपी के लिए बजट रख दिया गया। तो आपने हुकूमत को सिफारिश कर दी कि आप इस दफ़ा इंश्योर करें प्राइस का। हाँ, इंशाल्लाह इस दफ़ा हो जाएगी। डॉक्टर जाहिद साहब, ये यहाँ पे कमेंट लेना बनता है इलियास साहब से, क्योंकि इनसे मेरे जो बात हो रही थी ना, वो कहते थे कि अगर प्राइस अच्छी हो ना तो आखिरी टिंडे तक हम लड़ेंगे। हाँ जी, बताइए इलियास साहब, अब लड़ रहे हैं आखिरी टिंडे तक, अगर अच्छी प्राइस स्पोर्ट प्राइस मिल जाती है आपकी? एग्जाम्पल आपके सामने 2008-9 है, जब आपकी कॉटन प्राइस रूटीन में थी 1800-2000, एकदम चाइना खरीदारी की उसने, चाहे टेम्परेरी ही क्यों ना थी, वो आपकी प्राइस 5,000 गई। तो फार्मर क्या कर रहा था, नवंबर तक उसको इरिगेशन दे रहा था, नवंबर तक उसको फर्टिलाइजर दे रहा था, मिसाल एग्जाम्पल ये है वो आपका। वजह क्या थी, फार्मर को सामने उसके प्राइस नज़र आ रहे थे 5,000 रुपये। इसी लिहाज से फार्मर को ना सिर्फ सेंसिटिव ड्यूरेशन में, पूरे थ्रू आउट सीजन में अच्छे प्राइस दिए जाए। डॉक्टर साहिद साहब की बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ, इनपुट के प्राइस आपको साल में 3 दफ़ा नहीं, हर मंथ बढ़ रहे हैं। फर्टिलाइज़र के में आप डीएपी देखें कहाँ चली गई है, मुल्क की तरीके हाई प्राइस पे है, डीजल देखें, इरिगेशन देखें, सब लिहाजा प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए। 5,000 ठीक प्राइस है? नहीं जी, कितनी होनी चाहिए? तकरीबन कम से कम 6,000 होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। असमत शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और डॉक्टर जाहिद महमूद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, इस सीज़न में जहाँ बात सम अप हुई वो यही है कि अगर कॉटन को प्राइस अच्छी ग्रोअर के मिल गई तो यकीनन इस दफ़ा वो रहेगा, बल्कि अगली दफ़ा के लिए भी उसको एक हौसला आएगा। और इस दफ़ा जो टीसीपी के लिए डॉक्टर जाहिद साहब ने जैसे बात की कि हुकूमत इंश्योर करना चाहती है कि कम से कम कीमत ज़रूर मिल जाए कॉटन ग्रोअर को, और वो ख़ुद ख़रीदारी करे अगर प्राइवेट सेक्टर ख़रीदारी नहीं भी करता। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है कॉटन की प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए और आगे डेवलप करने के लिए। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।